हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएससीए चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अभी तक हम लोग बीएससीए चैनल पर पढ़ रहे हैं साइंस और हम लोग कवर कर रहे हैं सेल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल। सेल में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी तक, और इसके बाद आज हम कवर करेंगे एक एनसीईआरटी का पॉइंट है ऑन ओवर व्यू ऑफ सेल। ऑन ओवरव्यू ऑफ सेल। ऑन ओवरव्यू ऑफ सेल, इसको हिंदी में बोला गया है कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका क्या होती है, या कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, ये सारी बातें पहले हो चुकी है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का पॉइंट जो है कवर करेंगे। आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दो प्रकार की कोशिकाएं हम देखेंगे प्लांट और एनिमल में ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? सेल वॉल। सबसे बाहरी जो होती है कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल को ही क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। इसके बाद एक एनिमल अगर सेल देखें तो एनिमल सेल जो होता है इसकी आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी अगर लेयर देखा जाए तो कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत जो है वो है कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल। और जो प्लाज्मा एनिमल जो सेल है इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको बोला जाता है हिंदी में कोशिका झिल्ली बोला जाता है। कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी, कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल की क्या होती है? नीचे होती है। सेल वॉल के नीचे होती है। जब आप सेल वॉल को हटाओगे तो वहां पर आप क्या पाओगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाओगे। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है? दोनों जगह पे है, लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर नहीं। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दोनों जगह पर है, लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल सिर्फ कहाँ पर है? प्लांट सेल में। तो स्वान ने जब सेल थ्योरी दे रहे थे, स्वान सर ने एक चीज बताया था कि जो होती है ये सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल क्या है? एक विशेष गुण है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। किसका? प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, विशेष गुण होता है। क्योंकि ये किसमें होती है? प्लांट सेल में ही मौजूद होती है। इसीलिए क्या है? प्लांट का एक है स्पेसिफिक कैरेक्टर है, विशेष गुण। अब हम देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी में है एक पॉइंट है कि ये ओनियन सेल है कोई, और एक है ह्यूमन सेल। तो ओनियन सेल और ह्यूमन सेल को क्या कंपेयर किया गया है? अगर देखा जाए तो ओनियन सेल कैसा सेल है भैया? प्लांट सेल है। प्लांट सेल है। अगर कोई प्याज है तो कैसा है? प्लांट का है, प्लांट सेल है। पौधे की कोशिका होगी ओनियन सेल में, पौधे की तो कोशिका है। उसके बाद अगर कोई ह्यूमन सेल है तो एक ऐसी सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। आप देखोगे तो यहाँ पर होगा जो प्लांट सेल होगा, यहाँ पर क्या होगा? सेल वॉल मौजूद होगा कि नहीं होगा? होगा। सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या ह्यूमन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा? ये आपको बताना है। क्या ह्यूमन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा? क्या ह्यूमन सेल में कोशिका भित्ति मौजूद होगी कि नहीं होगी? ये आपको बताना है। और अब यहाँ पे देखेंगे जो ओनियन है, ओनियन की जो सेल है
यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल के नीचे एक और परत होगी जिसका क्या नाम बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर कौन सी झिल्ली होगी, ये सेल वॉल आपको बताना है होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर एक झिल्ली कौन सी होगी, उसका नाम क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया, इसने यहाँ पे क्या किया है, दोनों में एक अंतर दिखाया है। यहाँ पे एक अंतर दिखाया गया आपको प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में और पौधों की कोशिका में एक आपको क्या दिखाया गया भैया, अंतर दिखाया गया। इसके बाद में हम एक और देखते हैं, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक, मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस जिसमें होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक। झिल्ली युक्त केंद्रक का मतलब होता है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक वगैरह के बारे में हम सब लोग आगे पढ़ेंगे, कि जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट हो सकती है या क्या हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है। ये मेम्ब्रेन जो है या झिल्ली है, या तो ये झिल्ली क्या हो, उपस्थित हो, या तो क्या हो, अनुपस्थित हो, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। अगर प्रेजेंट है झिल्ली, तो ऐसी स्थिति में अगर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट, तो ऐसी सेल को क्या बोला जाएगा भैया, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या कोशिका केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है, केंद्रक तो इसको क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल को क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर दूसरी स्थिति है जिसमें क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एब्सेंट है, क्या है, उपस्थित नहीं है, तो अगर इफ एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जो है क्या है भैया, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस सेल का नाम हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। नाम आपके सामने है दोनों, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट यूकैरियोटिक। मतलब जो केंद्रक है अगर वो झिल्ली के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, तो वो कौन सी कोशिका हो जाएगी भैया, यूकैरियोटिक। जो केंद्रक है किसी भी झिल्ली के अंदर नहीं, मतलब उसके बाहर कोई झिल्ली नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो कौन सी प्रकार की कोशिका हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल की हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, वो कोशिका चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोला जाता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, एक फ्लूइड भरा होता है, वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे कौन सी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में क्या भरा होता है, साइटोस्ल या साइटोसॉल भरा होता है, या इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है भैया, कोशिका द्रव्य भरा होता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है।
वो चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में क्या भरा रहेगा, कोशिका द्रव्य या साइटोसॉल भरा रहेगा। इसी कोशिका द्रव्य या साइटोसॉल में जितने भी प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सारी जैविक क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, साइटोसॉल में होती हैं। कहाँ पे, साइटोसॉल में होती हैं सारी प्रकार की जैविक क्रियाएं। इस साइटोसॉल में होती हैं। यहां पर क्या होता है, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में होता है कुछ झिल्ली युक्त या मेम्ब्रेनस, कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। कहाँ पे भैया, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिकांग, कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उन्हें कोशिकांग बोला जाता है। झिल्ली युक्त कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये कैसे, ये जो है, जो कोशिकांग है, ये कहाँ पर होगा, सिर्फ किसमें होगा, प्लांट में प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। ये एनिमल सेल में नहीं होता है, तो कोई एनिमल सेल में कोई वर्क नहीं। उसके बाद क्या हो गया, गॉल्गी बॉडीज हो गई, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर कुछ हो गई जो यूकैरियोटिक सेल है, जिनमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं कोशिकांग बोला जाता है। ये जो कोशिकांग होते हैं इनमें कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ले लिए, क्लोरोप्लास्ट का ले लिए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर हम आपको बताते चले साथ में, राइबोसोम। राइबोसोम को एक बहुत बढ़िया नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में भी आता है, पूछता है हर जगह, चाहे जैसे क्वेश्चन पेपर हो, कॉम्पिटिटिव हो या नॉन कॉम्पिटिटिव हो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। किस नाम से, प्रोटीन फैक्ट्री नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब हो गया कि यहाँ पर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए इसको किस नाम जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री नाम से जाना जाता है राइबोसोम को। जो राइबोसोम होता है ये दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। हाँ, लेकिन दोनों के टाइप अलग अलग होते हैं। एक में होता है 70 टाइप, एक में होता है 80 टाइप, दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन प्रेजेंट दोनों जगह पर होते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो जो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पहली बात तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, हाँ क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और उसके बाद कहाँ पर होता है, RER। ये RER क्या होता है, RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पर हो गया, RER पे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पे हो गया, क्लोरोप्लास्ट पे हो गया। यहां पर एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो राइबोसोम होता है दो प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है भाई कि जो यूकैरियोटिक सेल है
यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा? 70S या 80S? किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, या दोनों? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और इसके बाद हम लोग कितना देखें कि क्या होता है, झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है। जिनमें झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उनमें क्या होता है कि ये वो जो होती हैं उन कोशिकाओं को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स, और जिसमें नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम लोग डिफरेंस देखेंगे आगे चल के। फिर से एक बार दोबारा हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, पहले कौन सी सेल आई, दोनों सेल में क्या मेजर डिफरेंस है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसको एक बार पुनः। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सेल होती है, सेल को साइज के आधार पर इसका क्या विशेष योगदान है। जो सेल होता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, और शेप के आधार पर हम इसको देखेंगे। तो जो अगला अपना है वो रहेगा साइज एंड शेप ऑफ सेल, मतलब कोशिका की आकृति एवं आकार। हिंदी मीडियम, कोशिका की आकृति एवं आकार। तो हम देखेंगे जो सेल है उसका साइज और शेप के आधार पर हम सेल को कैसे देख रहे हैं, तो देखा जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है इसकी अगर आकृति की इसकी अगर शेप की बात की जाए, साइज की बात की जाए, तो इसकी साइज कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी होती है भैया, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है लंबाई में। हाँ, इसकी लंबाई लेंथ की अगर बात की जाए तो जिसकी लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। एक माइकोप्लाज्मा है जिसका नाम है पीपीएलओ। एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा है। इसका मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन। तो जो पीपीएलओ होता है, अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसकी साइज बहुत ही कम होती है। कितने, 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं बैक्टीरिया के। अगर हम सेल की बात करें, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, अगर इसकी सेल की बात करें, एक चीज और, जो बैक्टीरिया होता है ये मैंने जो भाई बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया किस टाइप का सेल है ये आप लोगों को बताना है कि जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर होता है, और जो चीज यूनिसेल्युलर होता है आप एक कोशिका को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि कोशिका की जो साइज होती है इतनी कम होती भैया, 0.3 माइक्रोमीटर बहुत कम हो गया। तो आप कोशिका को विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, बैक्टीरिया हमको दिखता नहीं है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो होता है यूनिसेल्युलर है। आपको बताना है ये प्रोकैरियोटिक है क्या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है।
इसके बाद आपको हाँ बैक्टीरिया की अगर हम साइज की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है इसकी साइज कितने से कितने तक होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के लगभग बीच में सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें सबसे बड़ी सेल, तो जो सबसे बड़ी सेल होती है वो कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, इसकी जो सेल होती है अंडे की कोशिका, तो जो इसकी सेल होती है इसकी साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे क्या होती है भैया, बड़ी होती है। तो कितनी बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है बहुत बड़ी होती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और देखते हैं कि जो आरबीसी होती है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर, जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है, आरबीसी का अगर देखा जाए तो इसका व्यास देखते हैं। जो व्यास क्या होता है भाई, ये कोई सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो व्यास होती है, ये क्या होती है, व्यास, डायमीटर लगभग कितना, 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है भैया, 7 माइक्रोमीटर होता है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की व्यास कितनी होती है, लगभग 7 माइक्रोमीटर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका ये कि जो आरबीसी होता है, आदमी की आरबीसी की बात कर रहा हूँ, अपने आरबीसी की, तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन। साथ साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों का चलता रहा है, साथ साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस भी एक होता रहा है, ठीक है। पुरानी चीजों का जो कुछ भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस चीज को मैंने पहले बताया है सेल टॉपिक में। जो लोग ब्लड में बताया, जो लोग ब्लड नहीं पढ़े हैं वहां जाके प्लेलिस्ट में आप ब्लड को देखिए और सारे वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ब्लड की। तो वहां पर यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर इसको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो होती है आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक होता है कि नहीं होता है। हम पता लगा लेंगे कि आप लोग पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो वहां पे जाके प्लेलिस्ट पर सारी चीजें देख लें। उसके बाद अगर हम देखें पांचवा पॉइंट क्या है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सबसे लंबी या लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ये कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका जो होती है, जो बहुत लंबी कोशिका होती है, ये क्यों लंबी होती है, इसके पीछे क्या इसका कैरेक्टर है, क्या गुण है, इसको हम देखेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्यों ये कोशिका जो होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी थोड़ा सा रह गया है आकार वाला। तो दोस्तों अब देखेंगे साइज और शेप था अपना, साइज देख लिए पहले, अब देख रहे हैं शेप। तो जो शेप हमको देखना है क्या है, जो शेप होता है, आकार होता है, उनके कार्य के आधार पर क्या हो जाता है, कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। जैसे आरबीसी की जो कार्य होती है उस आधार पर क्या हो जाता है, आरबीसी की जो साइज होती है ये क्या हो जाती है, राउंड एंड बाइकॉन्केव हो जाती है, गोल व अवतली, गोल हो जाती है और क्या हो जाती है, अवतली, इसकी कार्य के आधार पर आरबीसी के। डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के आकृति कैसी होती है, अमीबॉइड होती है या कैसी होती है, अमीबीकृत होती है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी सेल है जिसकी जो क्या है, लॉन्ग एंड नैरो, क्या होती है, लंबी होती है और क्या होती है, सकरी होती है।
कुछ इस प्रकार की इसकी बनावट होती है, लंबी भी है और क्या है, सक्रिय है। यहाँ पर इसकी क्या होती है, सेल। इस चीज को जब हम टिश्यू पढ़ेंगे इस सेल के बाद, तो वहां पर इस चीज को हम देखेंगे। कॉलमनर एपिथेलियल सेल उनको बोलते हैं, क्या होती है, लॉन्ग एंड नैरो होती है, लंबी और क्या होती है, सक्रिय होती है, लंबी और सक्रिय होती है, जिनको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल होते हैं। अगला है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, मतलब ब्रांच मतलब शाखित एवं लंबी, शाखित होती है और लंबी होती है। वो कौन सी सेल होती है, नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, जो क्या होती है, लंबी भी होती है और क्या होती है भैया, शाखित भी होती है। कौन सी कोशिका होती है, नर्व सेल होती है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्र पढ़ेंगे, वहीं पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यही इसको छोड़ दो। उसके बाद देखेंगे दीर्घीकृत। सबसे दीर्घीकृत कौन सी होती है, इलांगेटेड कौन सी होती है, तो इलांगेटेड क्या होती है, एट्रैकिड होती है। ये किस प्रकार की होती है, ये प्लांट से रिलेटेड है, क्या है, प्लांट से, ठीक है। उसके बाद एक और है राउंड एंड ओवल। ये क्या होती है, राउंड एंड ओवल होती है, ये गोल होती है, ठीक है, और अंडाकार, गोल और अंडाकार होती है। कौन सी सेल होती है, मेसोफिल सेल होती है। मेसोफिल सेल क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ये प्रजनन होती हैं। इसी मेसोफिल पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, सनलाइट और CO2 की उपस्थिति में क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये कुछ प्रकार की हैं सेल साइंस, जिसको शेप और साइज के बारे में हम लोग देखे हैं। ये सारे पॉइंट जितने हैं सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। आप लोग इसमें मेहनत करिए, जितने भी क्वेश्चन हम दिए हैं उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इससे पता चलेगा आप लोग कितनी पढ़ाई करते हैं। अगर आप लोग ब्लड नहीं पढ़े हैं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो भी है, ये सारी चीजें इसकी प्लेलिस्ट आप सब लोगों को मिल जाएंगी इसी चैनल पर। वहां पर जाइए और इन सब सारी चीजों को पढ़िए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और सारे जितनी भी साइंस की जितनी भी क्लासेस हैं, जूलॉजी की हो चाहे बॉटनी की हो, सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगी। हिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी, जियोग्राफी की भी क्लास मिलेगी। बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जिन बच्चों को इसकी जरूरत है उनको तो बिल्कुल खासकर उन तक पहुंचानी है आपको। और आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।